सारिका क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग मध्यकालीन भारत को डिस्कस कर रहे थे। उसी के क्रम में तो अब हम जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश को वास्तविक संगठनकर्ता कहा जाता है सल्तनत काल का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद फिर से जो शासक थे, जितने एरियाज को कुतुबुद्दीन ऐबक ने संगठित करके रखा था, जब फिर वो अपने अपने स्वतंत्रता का दावा करने लगते हैं। जैसे बंगाल और बिहार, जहां पर बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद वह अली मर्दान नाम का एक व्यक्ति शासन कर रहा होता है। अब जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, वो अपने को स्वतंत्र शासक के रूप में देखने लगता है और वो इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता है। अब इल्तुतमिश के पास एक चुनौती होती है कि जो ये शासक अपने अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे हैं, इनको ये फिर से कैसे संगठित करें। तो एक चुनौती थी अली मर्दान खान, जो कि बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक बन रहा था, और दूसरा, जब ऐबक की मृत्यु के बाद कुआचा, जो कि मुल्तान में शासन कर रहा था, तो उस ऐबक की मृत्यु के बाद कुआचा भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर देता है। दूसरी चुनौती हो गई कुआचा की। अब तीसरा आते हैं, अब राजपूत शासकों के लिए ये अच्छा अवसर था। तो कलिंजर, ग्वालियर, अजमेर, बयाना, ये जो 4 राज्य थे, यहाँ के जो राजपूत शासक थे, ये भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। पहले तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में रह के काम कर रहे थे, शासन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, ये भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। अब इल्तुतमिश इधर इन लोगों का विरोध क्यों नहीं कर रहा था? चाहता तो वो इनका विरोध कर सकता था, लेकिन इसका रीजन था, उस समय पश्चिम एशिया साइड में मंगोलों का आक्रमण हो चुका था। मंगोल और पश्चिम एशिया साइड में ख्वारिज्म साम्राज्य चल रहा था, जो कि हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में देखा था। तो ख्वारिज्म जो साम्राज्य था, इसको ये मंगोल आक्रमणकारी नष्ट कर देते हैं। अब इल्तुतमिश के सामने एक चुनौती थी कि कहीं ये मंगोल भारत पर आक्रमण ना कर दें, इसलिए उसको अपने जो पश्चिम एरिया वाला साइड था, उसको सेफ रखना था, वो उसमें बिजी था। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं मंगोल। ये मंगोल कौन थे? उस समय मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी था। मीन्स कि जब ये कहीं पर अटैक करता तो पूरा का पूरा गांव, पूरा सब उजाड़ देता था। इसके अंदर बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी, ये पूरी तरीके से क्रूर शासक था। जब मंगोलों ने पश्चिम एशिया साइड में आक्रमण किया, वहां पर जो ख्वारिज्म साम्राज्य था, वहां का शासक था ख्वारिज्म शाह। ख्वारिज्म शाह को ये मार देता है और ख्वारिज्म साम्राज्य का अंत कर देता है। तो ख्वारिज्म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी भाग करके आता है इल्तुतमिश के पास। अब वो चाहता तो पश्चिम एशिया जा सकता था, लेकिन वहां पर भी मंगोल आक्रमण कर चुके थे, पूरे एरियाज को अपने कब्जे में कर चुके थे। इस टाइम पर के पूरे पश्चिम एशिया साइड में मंगोलों का ही शासन हो गया था। तो जलालुद्दीन मकबरनी आता है इल्तुतमिश के पास, भारत का रुख करता है और इल्तुतमिश से सहायता मांगता है। लेकिन इल्तुतमिश बुद्धिमानी दिखाता है। वो जानता था कि अगर जो उसने इस जलालुद्दीन मकबरनी का साथ दिया, तो 100% श्योर है कि मंगोल भारत पर भी आक्रमण कर देंगे, और उनका सामना करना इसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उनकी एक तो विशाल सेना थी, उसको कैसे हैंडल किया जाए। ऊपर से वो इतने क्रूर थे कि आकर के पूरा का पूरा तबाह कर देते। ये उसने ऐसा नहीं किया, उसने जलालुद्दीन मकबरनी का साथ नहीं दिया, और इस तरीके से इल्तुतमिश ने बुद्धिमानी दिखाई और उसने मंगोलों के आक्रमण से भारत को सुरक्षित कर लिया। और जब मंगोल दूसरी साइड में व्यस्त हो गए, दूसरी तरफ उनका ध्यान चला गया, तब इल्तुतमिश ने ये जो मुल्तान का शासक था कुआचा, इसको हरा करके मुल्तान पर फिर से उसने अपना अधिकार कर लिया, और फिर से जो सल्तनत काल की सीमाएं थी, पुनः सिंध तक पहुंच गई और उसने पश्चिम भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ फिर से कर लिया कि अब वहां तक उसका शासन था, तो अब उसने वहां की स्थिति को सुदृढ़ करके पुनः फिर से ध्यान दिया उसने बंगाल और बिहार की तरफ कि इस साइड में अब क्या चल रहा है,
क्योंकि अभी तक तो ये सब अपने अपने को स्वतंत्र कर चुके थे। तो जब इल्तुतमिश ने देखा कि यहाँ पर बंगाल और बिहार अपने को स्वतंत्र कर चुके हैं, तो अली मर्दान था 1210 के आसपास, जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तो इसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब बात हो रही है लगभग 1226 की, जब इल्तुतमिश का ध्यान गया बिहार की तरफ। उस समय वहां पर शासन कर रहा था इबाज नामक एक व्यक्ति। इबाज ने गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके वहां पर शासन कर रहा था। कौन सी उपाधि धारण की थी? गयासुद्दीन की। याद रखिएगा, ये गयासुद्दीन तुगलक नहीं है। तो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को सेना सहित भेजा इबाज पर आक्रमण करने के लिए, बंगाल पर आक्रमण करने के लिए। तो इल्तुतमिश के पुत्र ने इबाज को हरा करके उसकी मृत्यु कर देता है 1226 ईस्वी में। 26 या 27 भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है। तो 1226 या 27 ईस्वी में बिहार पर अधिकार जमा लेता है इल्तुतमिश फिर से, और लखनौती के पास में इबाज की मृत्यु हो जाती है। अब पुनः इल्तुतमिश का जो राज्य था, जो सल्तनत काल था, उधर बंगाल तक और पश्चिम साइड में मुल्तान तक अपने साम्राज्य को संगठित कर लिया था। लेकिन उसने पूरी कोशिश की कलिंजर, ग्वालियर, अजमेर और बयाना को स्वतंत्र करने की। उसने कई आक्रमण भी किए, कई सेनाएं भी भेजी, लेकिन हर बार उसको पराजय का सामना करना पड़ता था। देखिए, प्रत्येक शासक के हम व्यक्तिगत जीवन और उसके सार्वजनिक जीवन दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत उनके उपनाम क्या क्या थे, उन्होंने शादी किससे की, उनके उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए, इसको देखेंगे। और सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, उस टाइम की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उस राजा ने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी प्रणालियां अपनाई उन्होंने, और कौन कौन से कार्य किए, ये सारी चीजें हम देखेंगे उसके सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत। यही चीजें हमें सभी शासकों के बारे में पढ़नी है, क्योंकि इन्हीं से तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखते हैं इल्तुतमिश ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए, उन फैक्ट्स को हम याद करने की कोशिश करेंगे। इल्तुतमिश जो कि इल्बरी तुर्क था, याद रखिएगा, इल्तुतमिश तुर्क कौन सा तुर्क था? इल्बरी तुर्क था। और साथ ही इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कि खुद गुलाम था उसके पहले के शासकों का। तो इसलिए इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलामों का गुलाम। और साथ ही इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है 1211 में, और इसके बाद जब हम लोग बात कर रहे थे कि उसने किस तरीके से अपने राज्य का संगठन किया, संगठित किया, तब तक उसने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। 1211 से लेके 1229 के बीच तो वो व्यस्त रहा था अपने साम्राज्य को संगठित करने में। अब जब वो सारी चीजों को सुदृढ़ कर चुका था, तो 1229 में उसे सुल्तान आजम की उपाधि दी जाती है बगदाद के खलीफा के द्वारा। यही खलीफा पहले मलिक की उपाधि दिया करते थे, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। अब सुल्तान की उपाधि उन्होंने प्रदान की। ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, सुल्तान आजम। इसने अमीरों का दमन किया। जैसे पहले जब कोई शासक राज्य करता था, तो जो अमीर होते थे उनका ही पूरा शासन चलता था। मीन्स कि उनके ही अंडर में जो सम्राट होता था, जो राजा होता था, जो शासक, तो अमीरों के अंडर में ही रह के शासक काम करता था। उनको अमीरों की बातें माननी पड़ती थी। इसने अमीरों का दमन करके दल चालीसा का निर्माण किया। याद रखिएगा, अमीरों का दमन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने दल चालीसा का निर्माण किया, जिसे कि तुर्कानी चहलगामी भी बोलते हैं। दल चालीसा जिसमें कि 40 लोगों का समूह होता था। 40 लोगों में से अमीर लोग भी होते थे, ऐसे कुछ मुख्य लोग होते थे जो कि शासन के कार्यभार में राजा की हेल्प करते थे, किसी सुल्तान की हेल्प करते थे। अब यहाँ से हम सुल्तान शब्द का यूज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि
सुल्तान शब्द का सुल्तान उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। तो अब इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा प्रणाली भी अपनाई। अब ये इक्ता प्रथा क्या होती है? इक्ता प्रथा मतलब जो पूरा साम्राज्य होता था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके शासन करते थे। ये जो छोटे पार्ट थे इनको क्या बोलते थे? इक्ता बोलते थे, जिसे कि आप बोल सकते हैं जिले, जिसे कि आप जिले भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा ये इक्ता प्रणाली किसने स्टार्ट की? तो इल्तुतमिश ने। और साथ ही हर इक्ते के लिए ना एक इक्तादार भी नियुक्त करते थे, जिससे कि वहां का जो उस एरिया जो एक इक्ता होता था वहां से जो रेवेन्यू कलेक्शन करना है, जो टैक्स लेना है, वो सारा काम कौन देखते थे? ये इक्तेदार देखते थे। इल्तुतमिश ने टका और जीतल शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, टका और जीतल के नाम से। टका जो कि शुद्ध चांदी का सिक्का होता था और जीतल जो कि तांबे के होते थे। तो टका और जीतल किसने स्टार्ट करवाया? इल्तुतमिश ने। ये सारे पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये चीजें आपको बिल्कुल रट लेनी है। अब नसीरुद्दीन महमूद, अब इल्तुतमिश को ना फादर ऑफ टॉम्ब बोलते हैं। फादर ऑफ टॉम्ब कैसे बोलते हैं? नसीरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, इसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी याद में वो इल्तुतमिश एक मकबरा बनवाता है दिल्ली के निकट सुल्तानगढ़ी में। तो नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा जो कि भारत का प्रथम मकबरा है, तो ये कहाँ पर है? सुल्तानगढ़ी में, याद रखिएगा। तो इसलिए पहले मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टॉम्ब। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ये जामा मस्जिद वो वाली नहीं है जो दिल्ली में शाहजहां ने निर्माण करवाई थी, ये है बदायूं की जामा मस्जिद। तो अगर जो क्वेश्चन आ जाए बदायूं की जामा मस्जिद के नाम से, तो आप उसमें क्या सही टिक करेंगे? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट तो करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अभी साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें तुरंत तो बन नहीं जाती, इसलिए जो बची हुई दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल थी, इसका निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश के द्वारा ये जो किए गए कार्य थे, इनको आपको निश्चित रूप से याद रखना है। अब 1236 तक आते आते 1236 ये सारे कार्य इल्तुतमिश ने करवा डाली, अपने सारे साम्राज्य को उसने संगठित कर लिया। अब 1236 1211 में वो गद्दी पर बैठा था, अब 1236 तक आते आते वो एक दुविधा में फंस जाती हैं, क्योंकि उसका जो योग्य पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, इसकी तो मृत्यु हो जाती है। अब जो उसके बाकी पुत्र थे वो अयोग्य थे, इसलिए उसने अपने जिंदा रहते ही दल चालीसा से डिस्कशन करके उनके सलाह मशवरा से ही उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया कि अब मेरी मृत्यु के बाद रजिया ही शासन संभालेगी। और 1236 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद भारत की प्रथम शासिका रजिया सुल्तान बैठती है राजगद्दी पर। अब रजिया की कहानी जानेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मन लगाकर पढ़ते रहिए, और हाँ, अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।